देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि साहब मैं अकेले चुनाव जाऊंगी, तो मैंने आपसे कहा था कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी अगर मिसाल के तौर पे अकेले लड़ती हैं या साथ में लड़ती हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें दे देती हैं? वो 2 या 3। वो अब भी लड़ जाएंगे। इससे ज़्यादा सीटें तो ना कांग्रेस मांग रही है, 5 से ज़्यादा तो वो भी उम्मीद नहीं कर रही होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी के बारे में अगर आप यूं कहें कि साहब उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व है, तो नहीं है। ममता बनर्जी अपने स्पॉट में, अपने ब्लॉग में, अपनी जगह पर बहुत मजबूत हैं और वहां वो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैं आपको बता चुका। तो ममता बनर्जी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता गठबंधन पर। लेकिन आपके सामने गठबंधन के बारे में बुद्धिजीवी हो या गोदी मीडिया हो, वो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित पूर्व IAS और दुनिया भर के जो अब नया ये मैं कहता हूँ ना बागड़ बिल्लों का बना है टोला, उसके अंदर वो जता रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो गया। गठबंधन खत्म होने की चीज़ भी है गठबंधन। बंधन है, खुलते हैं, बनते हैं, उसमें क्या मसला है भाई? आपने तो NDA को ही खत्म कर दिया था। हालांकि मजबूर सरकारें जो होती हैं गठबंधन में, वो निरंकुश नहीं होती, जैसा कि मोदी जी कर रहे हैं सरकार के बारे में, ऐसा लोग कहते हैं। तमाम ताकतें संकुचित कर ली गई। सेना के बारे में जब CDS बने तो यही लोगों ने चिंताएं व्यक्त की थी। तीनों सेना एक ही आदमी के हाथ में आ जाए। अब आप देख लीजिए कॉलेजियम में क्या हो रहा है, जजेस में क्या हो रहा है। वहाँ पर चुनाव आयुक्त हो, कॉलेजियम हो, तमाम चीज़ों पर सरकार अपने अपने नुमाइंदे इस्तेमाल के चुन के भेजना चाहती है। अभी चुनाव आयुक्त को देख लीजिए आप, क्या हुआ उसमें कॉलेजियम में देख लीजिए क्या हुआ। उसमें एक आदमी खुद, एक कानून मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक जो है विपक्ष, एक वो CGI थे। उसके अंदर उन्होंने एक आदमी को बाहर करके अपना ही आदमी रख दिया है। विपक्ष के नेता के अलावा शायद CGI को हटा दिया गालिबन, हाँ, चुनाव आयुक्त चुनने में। खैर, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं बताना ये चाहता था आपको कि बंगाल के बारे में तो मैं आपको बता चुका पहले। अब आ जाती है बिहार। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 40 सीटों का डेंट गठबंधन को पड़ा है और प्लस में चली गई हैं भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जिसके साथ हो जाते हैं, वोट उनका भले कम है लेकिन वो वहाँ पर अच्छी सीटें जीत लेता। वो लालू प्रसाद के साथ होते, लालू प्रसाद वाला गठबंधन जीत जाता, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उम्मीद है पहले जैसी ज़्यादा जीत तो ना मिले, लेकिन फिर भी 40 में से 30, 25, 20 सीटें आराम से निकल जाएंगी, ऐसा लगता। चलिए मैं पूछना, ये गठबंधन 40 सीटें में से 39, 303 जब आई थी तब भी आया था, ठीक है ना। 18 सीटें बंगाल में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ सीटें आसाम में भी आई थी, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर आई थी। उत्तर प्रदेश में तो खैर वो 80 की 80 जीत ले तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत मजबूत स्थिति है। बात यह है 303 जब आई थी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ जो उनका मामला था, वो कितनी सीटें लेकर आए थे आप जानते हैं, पूरी 48 में से 41 गालिबन, वो कम हो रही थी। तो 303 में से घट ही रही थी ना। और नीतीश कुमार अभी कल तक वहाँ थे, परसों तक, वो बेसिकली 39 सीटें लाए थे, 23 सीटें वो, 16 उनकी ऐसी थी सीटें। तो उसके अंदर लगभग 20-25 सीटों का नुकसान हो रहा था। वो भी नुकसान था ना, अभी नहीं है, था ना। तो 303 में से 20-25 ही हटा दो, उधर से 15-20-25 हटा दीजिए, 40-50 सीटें तो ये हो जाती हैं। आसाम के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं वहाँ तेलंगाना के बाद, तो हालात ये हैं कि वहाँ पे भी इनकी सीटें कुछ कम हो जाएंगी। 8-9 सीटें हैं, शायद 2-3-5 रह जाए, 4 रह जाए। उधर आप चले जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में भी उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ किया है, और वहाँ पर डिप्टी CM जो बड़ी एक्टिव मूव में है, सिद्धरामैया काम कर रहे हैं, वहाँ जो वो 25, 27, 28 सीटें थी, उसमें से भी 10-5 सीटें घटनी थी। तो ये 303 में से घटनी थी, लेकिन 400 पार का नारा दे रखा था आपके सामने गोदी मीडिया ने। 400 सीटें कहाँ थी बताइए? ये तो 303 के अंदर ही घोटाले हो रहे थे भाई, घोटाले इन द सेंस घट रहे थे। तो कहाँ से आ जाती 400 सीटें? 400 सीटें तो कोई मतलब ही नहीं था। अब तो उन्हीं 303 को साधने के लिए नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको अपनी तरफ मिला लिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को यह था कि नीतीश की वजह से सीटें जा रही थी, एक नुकसान, और गठबंधन को बढ़ रहा था, दूसरा नुकसान। अब यह हुआ कि एक फायदा हो गया, वो वहीं की वहीं आ जाएंगी। मान लीजिए हमने माना 30 सीटें आ जाएंगी, 35 आ जाएंगी, चलो 39 ही दे दीजिए, तो स्थिति तो वही रहेगी ना। लेकिन अब भी बंगाल के अंदर अब 18 से ऊपर तो जाने का किसी भी सूरत में बन नहीं रहा। वहां पर ज्यादा उम्मीद यह है कि ममता बनर्जी इनको खदेड़ देंगी,
और मैंने कहा कर्नाटक में भी नुकसान है, तो 400 कहाँ से आ गया? तो बात यह है कि ये जो बात एक भ्रम फैलाया जा रहा है आपके सामने कि नीतीश आ गया और गठबंधन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, नीतीश के जाने से दिक्कत हुई है। गठबंधन जितना शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा था उतमें कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ते बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। जिनमें इनको 60-70 सीटों का नुकसान था, 40 सीटें प्लस हो जाएंगी। मैंने माना 40-39 का 40 ही कर देता हूं मैं तो। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन चलिए मान लीजिए हो जाएगा। तो आप बताइए, फिर भी 50-40 सीटों की दिक्कत रह जाती है, तो 400 का मतलब क्या है? लेकिन आपके सामने गोदी मीडिया ने बता दिया कि नीतीश नहीं आए, गोया के गठबंधन खत्म हो गया। देखिए, कांग्रेस आई बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे साउथ में अपनी मजबूती बना चुकी है। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आई की सीटें आएंगी, कर्नाटक में भी आएंगी, आसाम में भी आएंगी। पूर्वोत्तर में 25 सीटें, वहां पहले भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जितनी इनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर और तमाम एरिया में, वहां तो इनका मतलब ही नहीं कुछ। 2, 4, 5 सीटें आ जाएं पूरे साउथ में से तो कोई ज़्यादा बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी उसको, तो वहाँ पर नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने खेला वाकई कर दिया है, इन्होंने अजीत पवार वगैरह को, लेकिन फिर भी वहाँ का जो लोकल लोग हैं, अजीत पवार भले चले गए हैं, लेकिन लोकल लोग शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना के साथ हैं। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में, वहाँ नुकसान अभी है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, अगर उत्तर प्रदेश में मिसाल के तौर पर मैंने कई बार बताया कि अखिलेश यादव अगर इस प्रकार से लड़ते हैं तो शायद थोड़ा सा 10-15 सीटों का नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस को जो 11 सीटें मिली हैं या अखिलेश यादव ने दी हैं, उनमें से भी कांग्रेस अगर ढंग से लड़ जाती तो 5-7 सीटें कांग्रेस निकाल जाएगी। ये समीकरण बताते हैं, क्योंकि अब की बार या तो भाजपा के पक्ष में है जो ज़्यादा वोट है, या फिर भाजपा के विपक्ष में है। 2 ही वोट पड़ने हैं, मोदी जी के पक्ष में और मोदी जी के विपक्ष में। 63% तो मोदी जी का विपक्ष पहले भी था, ये बंटवारा हो जाता था, इसलिए ये जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाया। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये बहुत समझदारी के साथ लड़ रहे हैं। पंजाब में देखिए फ्रेंडली फाइट कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वहाँ सीटों का बंटवारा नहीं है। यही मैं बहुत पहले से कहा करता था कि अगर इन्होंने किया तो कांग्रेस का कैंडिडेट जहाँ नहीं होगा तो उसका वोट कहाँ जाएगा। इसी वजह से मैं कहता था कि इनको फ्रेंडली फाइट करनी चाहिए। बल्कि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो अविनाश पांडे, वो आए थे एक बार, मैंने उनसे पूछा तो मैंने उनसे सवाल किया क्या ऐसा नहीं कर सकते? बोले आपके सुझाव का बड़ा शुक्रिया, मैं सवाल कर रहा हूँ, वो सुझाव समझ रहे थे। खैर चलिए, पंजाब में ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो थोड़ा एंटी वोट है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता। अब उनको विकल्प मिल जाएगा कांग्रेस और CPM का, वो वहाँ जाने की उम्मीद कर सकता है। और ये फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आपस में बातचीत भी चल रही है, संभव है वहाँ पे वो हो जाए। हालांकि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वहाँ ना हो। बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में सहानुभूति मिलेगी लालू प्रसाद यादव के लड़के को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है पहले जैसा मसला हो, 10 सीटें राजद कांग्रेस के साथ मिलकर, बाकी लोगों के साथ मिलकर शायद निकाल लाए, चूँकि वहाँ पर भी अच्छा खासी तादाद में यादव भी है, मुस्लिम भी है। और अपर जो है ना OBC अपर, एक तो बिल्कुल महापिछड़ा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को जाता 36% है तक लगभग, वो 23% पिछड़ा है। पिछड़ा का वोट ज्यादातर लालू प्रसाद यादव के वोट में जाता है, तो वो लालू प्रसाद को मिलेगा, उधर कांग्रेस का कुछ मिल जाएगा, उधर मुसलमानों का मिल जाएगा, उधर थोड़ा बहुत अपने यादवों का मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि शायद अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव वहाँ 10-15 सीटें निकाल लें। तो अभी 303 की लड़ाई है, 400 की लड़ाई नहीं है दोस्तों, 303 की लड़ाई है। लेकिन गोदी मीडिया ने नीतीश कुमार के जाने के बाद आपको ऐसा बता दिया कि गठबंधन जमींदोज हो गया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस आई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है, लोग तंग आ चुके हैं। जो अहले नज़र लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था को जानते हैं, जो कूटनीति को जानते हैं, उनको मालूम है कि भाईचारा खत्म करके मंदिर मस्जिद में लड़ाने के अलावा इनके तर्कश में कोई भी तीर नहीं है। कूटनीति, अर्थव्यवस्था, ये हिंदी पट्टी तो वाकई थोड़ा सा भी राम मंदिर या हिंदुत्व की वजह से या मुसलमानों के खिलाफ होने की वजह से या कोई भी वजह से जो इन्होंने कर रखा है पूरे देश में, उसमें आएगी। लेकिन साउथ कभी नहीं आया इनके चक्कर में, साउथ भी 150 सीटें के करीब है। और बाकी भी पट्टियों पे हरियाणा में वो स्थिति नहीं रहने वाली है, दिल्ली के अंदर वो स्थिति नहीं रहने वाली है। तो बहुत सारी जगह अभी ये 303 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इनके 400 सीटें आ रही होती तो दोस्तों बताइए इनको बिहार की ज़रूरत क्या थी, इनको महाराष्ट्र के अंदर खेला करने की ज़रूरत क्या थी, इन्हें मायावती को आरोप के अनुसार डराने की ज़रूरत क्या थी? बताइए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पहले की तरह लड़ते और 400 सीटें ले आते। लेकिन इनको 303 के वांदे हैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, ये 400 की बातें कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि गोदी मीडिया माहौल बना रहा है कि मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़मीन के हालात अलग हैं। ममता बनर्जी की अपनी पोजीशन है, अखिलेश यादव का थोड़ा ही सही लेकिन वोट है।
अगर वो गठबंधन या मुस्लिमों के साथ आता तो वो असर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक वहाँ पहुँचना बाकी है, वहाँ पहुँचना बाकी है अभी। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव भी लड़ेंगे। सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई थी पिछली बार वहाँ पर 2020 में, लालू प्रसाद, एक कम 80 सीटें आई थी वहाँ पर, सबसे बड़ा दल था उनका। तो बहरहाल अकेले लड़के भी ऐसे हालात हैं, तो अब तो कांग्रेस या बाकी तमाम, हालांकि कांग्रेस भी साथ थी, सॉरी, तो कुछ लोग मिल जाएंगे तो हो सकता है लोकसभा सीटें निकल जाएं। और नीतीश का गिराव भी नीचे है। ये टोटल सिनेरियो में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको ये बताया जा रहा है कि नीतीश के जाने से पूरा देश तबाह हो गया, यानी कि गठबंधन खत्म हो गया, मोदी जी आएंगे। अच्छी बात है, मोदी जी को विदेशी थोड़ी है, वो भी आ जाए, दिक्कत क्या है? मोदी जी ने अब तक कोई दुख थोड़ी नहीं दिया। हम तो अर्थव्यवस्था और तमाम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। मनमोहन सिंह याद आते हैं, पुराने दौर की बात याद आती है, उसी एतबार से जीडीपी हमारी चलती रहती, अर्थव्यवस्था चलती रहती, तो हमारी भी हालत सही हो जाती। आज कर्जे में देश नहीं डूबा होता, आज आसपास के जो मुल्क हैं हमारे दुश्मन बनने पड़े हैं, वो नहीं होते। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अलावा हमारा अपना है कौन, बताइए आप? रूस से वो ताल्लुक नहीं है, चीन पाकिस्तान से पहले से दुश्मन। मुइज्जू जैसा मालदीव का आदमी हमें आके दिखा रहा है। नेपाल, श्रीलंका में हमारी पोजीशन नहीं है। पूरे ईस्ट में उसमें चले जाइए, मिडिल ईस्ट में हमारे हालात अच्छे नहीं है। एक यूएई का जो है बादशाह, वो ठीक ठाक काम करता है, बस थोड़ा, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। अमेरिका के पाले में हम नहीं, चीन के पाले में हम नहीं, मिडिल ईस्ट के पाले में हम नहीं, एशिया के पाले में हम नहीं, रशिया के पाले में हम नहीं। कहाँ हैं हम, बताइए? कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम, बताइए? G20 सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करके सोच रहे हैं, क्या मिला क्या है, बताइए? ट्रूडो नाराज़ होकर चला गया यहाँ से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।